हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं ताकि आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी हो। आप यहाँ पर एवरीडे कुछ फैक्ट्स पढ़ो, अपने लिए एक्सरसाइज करना शुरू करो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। और उसी से जुड़ा आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है, जहां पर अगेन हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हमारी इंप्रूव होती जाएगी। इसके साथ में देखिए, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एवरीडे मैक्सिमम यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मिनिमम, आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एवरी डे टिल द इवनिंग। सुबह में इसको पढ़ लो अच्छे से, इवनिंग में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सो दैट आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बेहतर हो जाए। और अगर यहाँ पर आपके पास इनफ टाइम है, आपने एक या दो अटेम्प्ट पहले से दे रखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर है, यू कैन डिवोट मोर टाइम। तो यहाँ पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एवरी डे आप प्रैक्टिस करो। देखो कैसे आज सुबह में जो एक आर्टिकल आपने पढ़ा, उसको वो आप अपने शब्दों में कितने अच्छे से लिख पाते हो, कितने समय में लिख पाते हो। अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन का मतलब ये रहेगा, और ये एडिटोरियल्स आपके बिजनेस न्यूज़पेपर से होते हैं, तो आपके ईएसआई एफएम इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में स्टिक रहते हैं। कोई फालतू के आर्टिकल, सोशल वाले भी हमारे पास में रिलेटेड आर्टिकल्स ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल एस्से को पढ़ेंगे या किसी चीज को पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एआई समिट चल रही है, तो यहाँ पर हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है वो उसी से रिलेटेड है, जहां पर हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल एआई ऑर्डर में कैसी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, क्या रिस्क हैं, और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हमारी कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल परसों भी यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे जो एआई में आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, सभी लोगों की मीटिंग्स भी हो रही हैं, काफी लोग आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसको थोड़ा समझना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हम ईएसआई और एफएम के लेंस से समझेंगे। तो ये एडिटोरियल जो है, ये बेसिकली एनालाइज कर रहा है कि भाई इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल आर्टिफिशियल वैल्यू चेन में, वो कैसी है। और यहाँ पर हमने एक 5 लेयर का एआई स्टैक जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डेटा गवर्नेंस, लेबर मार्केट, कैपिटल एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास में बैकग्राउंड क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, जो एआई समिट चल रही है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर कुछ इंडियन स्टार्टअप सच एज सर्वम, सर्वम के ऊपर यहाँ पर काफी इसकी तारीफ भी हो रही है, काफी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है। गनानी और भारत जैन ने कुछ इंडिजीनियस एआई मॉडल्स दिखाए, जो कि इंडिया का ग्रोइंग एम्बिशन दिखाते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की बात की है, इंडिया की इंपॉर्टेंस एज फ्यूचर एआई हब दिखाई है। तो यहाँ पर जो बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट एंथुसियाज्म अगर हम बात करें, एक डीपर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या इंडिया अभी कहीं पर भी ग्लोबल एआई में स्टैंड करता है, क्या ये कोई रैंक पोजीशन होल्डर है, या फिर यहाँ पर कहीं पीछे ही रह गया। तो जो एडिटोरियल है वो इवैल्यूएट करेगा कि इंडिया की जो पोजीशन है 5 लेयर एआई स्टैक फ्रेमवर्क में, जिसको नाविडिया सीईओ जैनसन युआंग ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। और ये एक स्ट्रक्चरल लेंस देता है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस को असेस करना है। तो सबसे पहले हम 5 लेयर का एआई स्टैक समझेंगे। 5 लेयर के एआई स्टैक में सबसे पहले हमारे सामने आता है लेयर 1, जो कि है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ना एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह इसको समझो, जहां पर कंट्रीज कंट्रोल करना चाहती हैं लोअर लेयर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में रहे। तो लेयर 1 में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बात करता है कि कैसे एआई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करता है, डेटा सेंटर्स, जीपीयू, कूलिंग सिस्टम। और इंडिया की पोजीशन देखें तो लो कॉस्ट पावर तो हमारे पास है, लेकिन क्या हमारी जो ग्रिड है उस पर रिलायबल हो सकते हैं, क्या यहाँ पर ट्रांसमिशन में कुछ बॉटलनेक्स हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, जिसमें कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमें समझनी होगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है कि अगर रिलायबल एनर्जी नहीं हुई तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन कर जाएगी। एक एग्जांपल है कि एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर अगर मान लो नोएडा में है, तो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब 1 सेकंड का भी आउटेज हुआ तो मिलियंस लूज हो जाएंगे।
और फर्म जो है वो इसीलिए यूएस या सिंगापुर में जाती हैं। नोएडा में तो अगर आप कभी रहे हो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2-2 3-3 घंटे के लिए ना घरों में लाइट चली जाती है, ठीक है, वो भी पीक समर्स में। और उन्होंने क्या किया था कि पोल्यूशन है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होगा, तो जो सोसाइटीज में डीजल वाले जनरेटर्स चलते थे वो भी बंद हो गए। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर आएगी तो आप समझते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इंडिया में ऐसा 1 सेकंड का आउटेज तो होना बहुत कॉमन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो आपका हाउस होल्ड एरिया हो। सो एनर्जी रिलायबिलिटी यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का इंटरनल रेवेन्यू रेट, ऑपरेटिंग रिस्क, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। आप देखेंगे कि जो एआई सिस्टम है वो डिपेंड करता है रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पर, ताकि पावर करे डेटा सेंटर्स, एआई फैक्ट्रीज। इंडिया को बेनिफिट होता है रिलेटिवली लो कॉस्ट पावर से, लेकिन चैलेंज वही है कि ग्रिड रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स हैं और अनइवन पावर क्वालिटी है, कभी वोल्टेज डाउन कभी अप, राइट। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये डेवलपमेंट हमारे हाइपर स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लो डाउन कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बोलना है कि जो चिप्स है, जीपीयूज है, नेटवर्क्स है, ये हार्डवेयर बैकबोन बनाते हैं। और ग्लोबल पोजीशन अगर आप देखो तो यूएस में कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी आजकल पूरे टाइम न्यूज में रहती है, किसके जो जेनसन ह्यूआंग हैं वो हमेशा सीईओ जो है वो आपको हर टाइम किसी न किसी समिट में प्रेजेंट मिलेंगे। ऑफ कोर्स नाविडिया और कुछ उनके क्लाउड जाइंट्स हैं। चाइना में डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छे से बना हुआ है। कोविड-19 में हमने देखा कैसे सप्लाई चेन अफेक्ट हुई। और इंडिया तो सब कुछ इंपोर्ट कर रही है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हमारी हाईटेक सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा है। तो इंडिया जैसे एक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, एनर्जी वल्नरेबिलिटी शो करता है, और इंडिया इंपोर्ट करती है जीपीयूज, तो एआई वल्नरेबिलिटी दिखती है। तो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है इसका मतलब फॉरेक्स का रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज प्राइसेस कैसे जाएंगे, सप्लाई चेन, हायर कैपिटल कॉस्ट। तो किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हमें जो फर्म्स होती हैं वो जियोपॉलिटिकल रिस्क डिमांड करता है कि भाई हायर रिक्वायर्ड रिटर्न्स उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर एडवांस जीपी चिप्स, जीपीयूज, हाई स्पीड नेटवर्क, यूएस चिप डिजाइन और क्लाउड कंप्यूटिंग में लीड कर रहा है। चाइना स्केल कर रहा है डिस्पाइट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इंडिया हैवीली डिपेंडेंट है इंपोर्टिंग में, और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। फाउंडेशन मॉडल्स में आप देखेंगे कि हमारे पास में ये कोर एआई सिस्टम्स हैं। एग्जांपल अगर लेकर चलो, जैसे ओपन एआई है ना, आपका गूगल का जेमिनाई है, चाइना का डीप सीक है, क्लाउड आ गया है अब। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई ग्लोबली तो बहुत सारे हैं। इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, मल्टीलिंगुअल डेटा सेट हमारे पास है, लार्ज टैलेंट पूल है। वीकनेस क्या है, लार्ज स्केल फंडिंग नहीं है और लिमिटेड कंप्यूट कैपेसिटी है। अगर एक इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ना इंडिया से, तो 1 करोड़ भी इतना बड़ा अमाउंट लगता है हमारे इन्वेस्टर्स को, वो देने में ना 400 एथिकल और 10,000 यहाँ पर अनएथिकल चीजें डिमांड कर लेते हैं। सो इनोवेशन इकोनॉमिक्स से साथ में अगर हम इसको रिलेट करें, नॉलेज स्पिलओवर्स, R&D इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। तो इंडिया के पास यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा है, ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा सेट हमारे पास एक्सीलेंट हो गया। लेकिन अगर लार्ज मॉडल्स ही नहीं है तो वैल्यू जो है वो अब्रॉड कैप्चर की जा रही है, इंडिया में नहीं यूज हो रही। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में पहले ना इंडिया के एक एग्जांपल दिया जाता था कि लोहा तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, आयरन ओर्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और कार हम इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों पर। वैसे ही अब हम अपना डेटा तो एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर कॉस्टली मॉडल्स। ये लार्ज एआई मॉडल्स हैं जो कि मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेंड है। यूएस डोमिनेट करता है मेजर एआई हब्स के थ्रू। चाइना यहाँ पर बिल्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीलिंगुअल डेटा में और टैलेंट में आती है, लेकिन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फ्रंटियर मॉडल्स जो हैं वो अभी भी नहीं है। प्लेटफॉर्म्स और डेवलपर इकोसिस्टम, इंडिया के पास एक वास्ट डेवलपर बेस है, एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, येट यहाँ पर ग्लोबली डोमिनेंट एआई प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी कमी है। हम कैपेबल हैं कि कॉम्पीट कर सकते हैं मेजर इंटरनेशनल इकोसिस्टम्स के साथ में। एप्लीकेशन लेयर पर आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर में हम क्या देखते हैं, हमारे पास में देखो प्लेटफॉर्म और डेवलपर इकोसिस्टम में तो
डेवलपर बेस बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स हमारे हर कॉलेज से इतने इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, और चाहे कॉलेजेस में कितनी भी खराब पढ़ाई करा रहे हैं, वो लोग बाहर से तो बेचारे ट्रेनिंग ले ही लेते हैं और खुद को यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल कॉम्पिटेंट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने रख लिया यूपीआई आधार, बट अगर हमारे पास ग्लोबली डोमिनेंट एआई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत यही आ रही है। तो यहाँ नेटवर्क इफेक्ट और प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो अगर इंडिया डेवलपर्स जो है, इंडियन डेवलपर्स, वो बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म पर, तो जो वैल्यू है वो भी तो इंडिया के बाहर ही कैप्चर की जा रही है, राइट। तो अगर सुंदर पिचाई सीईओ बन गए गूगल के, तो वो तो यूएस में है। इंडियन होराइजन है तो बस यहाँ पर एक अखबार में नाम ही तो टाइप कर दोगे कि अरे देखो सुंदर पिचाई इंडिया का शान। कुछ इसके ज्यादा क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो वही बात है, प्लेटफॉर्म ओनर्स जो हैं उनको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मिलता है, डेटा मोनेटाइज करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रेंट करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सैलरी लेकर बैठ जाते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, जिसको अभी हम देख रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जहां इंडिया विन कर सकता है। कैसे? टॉप लेयर है हमारे पास इंडस्ट्री सोल्यूशन, बैंकिंग एआई, एग्रीकल्चर एडवाइजरी, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स। तो इंडिया यहाँ पर क्यों स्ट्रॉन्ग है? कॉस्ट एफिशिएंसी है। इंडिया का टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस क्यों है? क्योंकि देखो, अगर यूएस में ट्रीटमेंट लेने जाओगे ना, बहुत ही महंगा, ठीक है। बाकी कंट्रीज अगर आप देखोगे कि चलो ठीक है अफ्रीकन नेशन में करा लेते हैं, या फिर यहाँ पर जो दूसरे चाहे हमारे पास में लेटेस्ट एशियन नेशन है वहां करा लेते हैं, तो या तो ट्रीटमेंट महंगा, या तो फिर यहाँ पर प्रॉपर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। बट इंडिया में कॉस्ट एफिशिएंट गुड ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है और डिजिटल इंफ्रा भी अच्छा है। तो एआई चैटबॉट अगर रीजनल लैंग्वेजेस में हम बात करना चाहें रूरल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के लिए, तो है हमारे पास। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमारा अच्छा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखो, ये एप्लीकेशन लेयर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट एफिशिएंट एआई सॉल्यूशंस अक्रॉस सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, गवर्नेंस, ये इनोवेशन लेकर आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन जो है वो अभी भी लेकिन डोमेस्टिक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो हमारे पास में वाई ग्लोबल बिग टेक इज फोकसिंग ऑन इंडिया। तो ग्लोबल बिग टेक कैसे यहाँ पर इंडिया के ऊपर फोकस कर रही है? देखो, इंडिया जो है एक वो यहाँ पर मैसिव ओपन डेटा सोर्स है। देखो ये ना बहुत डिस्कस चीज है कि भाई यूएस की जो बिग टेक्स हैं वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रही है। तो इसकी ना थोड़ी ईएसआई से लेकर रिलेट कर कर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस समझेंगे। तो यहाँ पर ना दो मेजर रीजन दिए गए इस एडिटोरियल में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। पहला ये कहते हैं कि इंडिया एज अ डेटा सुपर पावर। इंडिया जनरेट कर रहा है ह्यूज रियल वर्ल्ड डेटा, पेमेंट, ई कॉमर्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, ठीक है। तो डेटा जो है वो न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया, जैसे रॉ मटेरियल होता है। और कंपेयर करो इसको लैंड, इंडस्ट्रियल इरा, ऑयल हमारा, एनर्जी इरा, डेटा, डिजिटल इरा। तो हमारे पास में जो यूएस फर्म्स हैं वो इंडियन डेटा यूज कर कर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं और फिर एआई टूल्स को वापस इंडिया में बेच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डिजिटल कोलोनियलिज्म की जो डिबेट है वो शुरू हो गई है। वैल्यू एक्सट्रैक्शन वर्सेस वैल्यू क्रिएशन। हम तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे पास में डेटा ओनरशिप जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी हमारी अफेक्ट कर रही है। तो इंडिया जनरेट कर रहा है लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा डिजिटल पेमेंट से, जैसे कि ई कॉमर्स, मोबिलिटी, है ना, एंड पब्लिक सर्विसेज ऑल्सो। तो फॉर ग्लोबल एआई कंपनीज ये जो डेटा इकोसिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग डैशबोर्ड्स हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा डेटा सेट, सॉरी, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स, मार्केट स्पेसिफिक इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा फ्लोज हैं वो वीकन करते हैं इंसेंटिव्स फॉर बिल्डिंग इंडिजिनस एआई सिस्टम। ये तो एक प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? इंडिया एज द नेक्स्ट बिलियन यूजर मार्केट। तो इंडिया यहाँ पर कैसा इरप्ट होकर आ रहा है एज अ मार्केट? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो हमारे पास में ह्यूज स्मार्टफोन बेस है और डिजिटल अडॉप्शन भी है। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है चैट जीपीटी यूजर्स के लिए। मार्केट साइज अट्रैक्ट करता है एफडीआई, क्योंकि हमारे पास डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है और स्केल एडवांटेज है। लेकिन लार्ज यूजर बेस हमारी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है उसको कम कर रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रहा है। बट ये सब किसको मिल रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो बाहर की कंपनीज हैं।
तो विद मैसिव स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, इंडिया रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग AI यूजर बेसिस ग्लोबली। इंटरनेशनल फर्म्स व्यू इंडिया एज अ की डिस्ट्रीब्यूशन हब फॉर AI प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो अब स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है? रिस्क ये है कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो लेवरेज करेंगे इंडियन डेटा को ताकि बिल्ड करें प्रोडक्ट्स अब्रॉड एंड उनको सेल करें वापस इंडियन कंज्यूमर्स के पास में। तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है बिना डोमेस्टिक वैल्यू कैप्चर के। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डोमेस्टिक वैल्यू कैप्चर हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिसी चैलेंज और डिजिटल ट्रेड की कंसिडरेशंस क्या है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये कहता है कि देखो ये जो फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो कर रहा है ना ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर, ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा फ्लो करता है फ्रीली, ये डोमेस्टिक AI फर्म्स लूज करती है कॉम्पिटिटिव एज, और गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पावर्स को लूज कर रही है। तो पॉलिसी सॉवरेनिटी, इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी, हमें यहाँ पर इनकी जरूरत है। इंडिया प्रोटेक्ट तो कर रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो उससे ग्रो करेगी तभी जब ये इसको यहाँ पर बिल्कुल ही इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर लॉजिक जो है वो सजेस्ट किया गया है फॉर AI एज वेल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ये बोल रहे हैं कि देखो जो प्रपोज्ड इंडिया US डिजिटल ट्रेड डिस्कशंस हैं, इसमें प्रोविजंस हो सकते हैं जैसे फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन डिजिटल टैक्सेशन पर लगेगी, या फिर डोमेस्टिक रेगुलेशंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी को तो कम करेंगे और गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीजिंगली डिजिटल इकोनॉमी में कम हो जाएगा। फिर बात हो रही है इंडिया का इंडिजिनियस AI इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या नीड है डोमेस्टिक मॉडल्स की, वो बात हो रही है। तो देखो लार्ज IT फर्म्स जो है हमारे पास इंडिया में, उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, राइट। अब यहाँ पर इनके पास में ये क्या किसको सर्व कर रही है? US की टेक कंपनीज को। तो ये एक क्लासिकल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बन जाती है जहां पर हम इंडिजीनियस AI जो यूज कर रहे हैं वो करेंट सर्विस रेवेन्यूज को तो हमारे रिड्यूस करती हैं, और फर्म्स जो हैं वो अभी भी आउटसोर्सिंग ही कर रही हैं। इन्फोसिस, TCS ये क्या करते हैं? आउटसोर्सिंग ही तो करते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर हमारी डिबेट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखो आप, ये बोलते हैं कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो तो नेशनल AI सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि अचीव करें टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, और इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं अंडर इंडिया AI मिशन वो स्टेप इन करते हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन चैलेंज क्या है? लिमिटेड एक्सेस है हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग की, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स है स्टार्टअप्स के लिए, डिपेंडेंसी फॉरेन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा है। तो जो रोल है लार्ज इंडियन IT फर्म्स का वो आप देखेंगे हमारे पास में किस तरीके से है। जो मेजर IT कंपनीज हैं वो पजेस करती हैं फाइनेंशियल, ठीक है, एंड टेक्निकल कैपेसिटी टू बिल्ड प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो डिपेंड करते हैं हैविली ऑन पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो अब यहाँ पर रिस्क क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी का है। अब अगर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक हमारे पास इन्वेस्टमेंट या फिर पॉलिसी सपोर्ट नहीं होता है तो इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो एक्वायर हो जाते हैं अर्ली, और लिमिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ में। अब ये वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखो हमारे पास में AI ऑटोमेट करेगा कोडिंग को, टेस्टिंग को, बैक ऑफिस प्रोसेसेस को। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और मार्जिन प्रेशर जो है वो IT फर्म्स के ऊपर आएगा। लॉन्ग टर्म में AI इंटीग्रेशन रोल्स हमारे पास आएंगे, डेटा इंजीनियरिंग, AI गवर्नेंस। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि जब बैंक्स हमारे AI रिस्क मॉडल्स अडॉप्ट करते हैं तो कंप्लायंस चेक तो चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, ह्यूमन ओवरसाइट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्किल्स अपग्रेड की जाएंगी और ह्यूमन कैपिटल को हम डेवलप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि AI ऑटोमेट कर रही है रूटीन कोडिंग को, टेस्टिंग को और आपके बैक ऑफिस टास्क को। यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल्स को। हाउएवर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो एमर्ज हो रही हैं AI इंटीग्रेशन और लीगेसी एंटरप्राइज सिस्टम के साथ, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग, AI गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इंडिया का जो लार्ज टेक्निकल वर्कफोर्स है वो लास्ट माइल AI डिप्लॉयमेंट यहाँ पर, ठीक है,
इसमें वैल्यू कैप्चर करेगा। कस्टमाइजेशन और कंप्लायंस एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल हो जाती हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंपैरेटिव, तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि भाई देखो डेटा सॉवरेनिटी जो है उसको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो डेटा सॉवरेनिटी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। हमारे पास डोमेस्टिक एक्सेस टू डेटा जो है वो एनकरेज करेगा लोकल इनोवेशन, और जो एक्सेसिव डिपेंडेंसी है फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर वो भी रिड्यूस हो जाएगी। शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन रहेगा, जिसमें कि लार्ज स्केल एआई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो जाएंगे स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग करिकुला जो है वो इवॉल्व करेगा ताकि प्रायोरिटाइज करे एआई डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और गवर्नेंस स्कीम्स को। इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, एआई एक प्लर बन रहा है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का और नेशनल सिक्योरिटी का। तो कंट्रीज जो कंट्रोल करते हैं डेटा, कंप्यूट करते हैं मॉडल्स, यहाँ पर शेप करेंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट ग्लोबली कर पाए। सो एट द एंड यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर एआई कैपेबिलिटी होगी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनेगी, जैसे न्यूक्लियर या स्पेस टेक में बनती है वैसा ही सिमिलर। गवर्नमेंट को यहाँ पर पब्लिक फंडिंग चाहिए कि भाई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ट्रिपल पी मॉडल्स जो हैं वो डेटा सेंटर्स के लिए रहेंगे। एआई सॉवरेन फंड्स की हमें जरूरत होगी। अब अगर मैं बात करूं एआई अगर एग्रीकल्चर में या एमएसएमईज में होता है तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर में ले आते हैं तो क्रेडिट स्कोरिंग होगी, फ्रॉड डिटेक्शन होगा, रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमारी एनहांस हो जाती है। तो यहाँ पर अब कुछ की टर्म्स हैं वो समझते हैं। एआई स्टैक एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करता है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एआई डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एनर्जी, कंप्यूट मॉडल्स, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशंस। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एक नेशन की एबिलिटी कि वो कंट्रोल करे और डेवलप करे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इंडिपेंडेंटली। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? शेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि लार्ज स्केल डिलीवरी करते हैं सर्विसेज की, जैसे कि आइडेंटिटी सिस्टम्स या फिर पेमेंट नेटवर्क्स। फाउंडेशन मॉडल्स लार्ज एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं मैसिव डेटा सेट्स के ऊपर जो कि बेस बनाते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस का। सो एआई कंपटीशन अब हमारा एप्लीकेशन से यहाँ पर डेटा कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूट कर रहे हैं मॉडल्स को। डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस कर रही है डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्पेस को। इंडिया की स्ट्रेंथ लाया करती है एप्लीकेशन लेयर इनोवेशन एंड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में रेदर देन फ्रंटियर मॉडल लीडरशिप। वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें आईटी सर्विसेज में तो एक ब्रॉडर शिफ्ट है हमारी आउटसोर्सिंग से एआई इंटीग्रेशन और गवर्नेंस रोल्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेक्ट्रम रीडिफाइंड, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ऑन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एंड इंसॉल्वेंसी। तो हाल फिलहाल में ना एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें कि इन्होंने बोला कि जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है वो एक सॉवरेन नेचुरल रिसोर्स है, कंपनीज तो इसको ओन करती नहीं है, तो उनको लिमिटेड यूसेज राइट ही मिलनी चाहिए। तो अगर बैंक्रप्सी होती है तो स्पेक्ट्रम को आप एक कंपनी का एसेट नहीं ट्रीट करोगे, ना तो इसे सेल कर सकते हो, ना ट्रांसफर करोगे, और ना यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर इसको एक कोलैटरल की तरह आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की भी बात हुई है जिसे हम समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल एम्बिग्यूटी थी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की तरफ, जैसे ऑयल है, ठीक है, तो पूरी ऑयल यहाँ पर अगर आप ऑयल माइन निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वहां से सारा ऑयल आपका है, राइट। यहाँ पर आपको जितना टाइम यूज करने बोला उतने टाइम यूज करो, पूरा ऐसा नहीं है कि आप उसको कोलेटरल की तरह दिखा दो। तो स्पेक्ट्रम को भी एक सॉवरेन नेचुरल रिसोर्स बताया गया पब्लिक ट्रस्ट में जिसको होल्ड कर रहे हैं बाय गवर्नमेंट। टेलीकॉम कंपनीज ये स्पेक्ट्रम ओन नहीं करती हैं, ये केवल लिमिटेड यूसेज, कंडीशनल और रिवोकेबल राइट यूज करती हैं विच कैन बी कैंसिल्ड। और जजमेंट यहाँ पर रीशेप कर रहा है रिलेशनशिप टेलीकॉम ऑपरेटर, लैंडर और रेगुलेटर्स के बीच में। लैंडर जैसे बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं विद इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फ्रेमवर्क। तो कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की। ये क्या होता है? गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज होल्ड करती है ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजंस। फॉर एग्जांपल एयरवेज जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका मतलब क्या होता है? ये नॉन रिन्यूएबल है, स्कार्स हैं,
नेशनल एसेट्स हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी की। तो यहाँ पर पब्लिक वेल्थ का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे इसको रोकते हैं। तो अगर एक टेलीकॉम कंपनी मान लो कोलैप्स कर गई तो बैंक स्पेक्ट्रम को नहीं लेंगे, यहाँ पर इसको केवल जैसे मान लो हमारे पास में इन्होंने क्या किया कि एक फैक्ट्री मशीन की तरह इसको सेल कर दिया, जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन होती है वैसे ही बैंक ने स्पेक्ट्रम लिया कंपनी से और इसको सेल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेक्ट्रम मिनरल वाटर कलेक्टिवली ओन किए जाते हैं बाय द पब्लिक, जहां पर स्टेट एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। और ये यहाँ पर प्राइवेट एसेट्स होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कमर्शियल ट्रांसफर के लिए। स्पेक्ट्रम यूसेज राइट्स वर्सेस ओनरशिप, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम को ऑक्शंस के थ्रू यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं राइट्स को, लेकिन केवल यूसेज राइट्स मिलती हैं जो कि टिपिकली 20 साल के समय के लिए मिलती हैं। और इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो रिवेन्यू जनरेशन हुआ, सब्सक्राइबर की ग्रोथ हुई, और यहाँ पर कोई भी ओनरशिप स्पेक्ट्रम की कंपनी को नहीं दी जाती। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और एसेट ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पर आईबीसी केवल उन एसेट्स पर एप्लीकेबल है जो कि कॉर्पोरेट डेटर जिसने लोन लिया बैंक्रप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया उसने ओन कर रखे, उसके खुद के हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम तो यहाँ पर एक रेंटेड आइटम की तरह हो गया, टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पर इसको केवल यूज कर रही हैं, इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते और रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते हो। इससे यहाँ पर ये जो इंटरप्रिटेशन आई है, ये जो पहली डिबेट चल रही थी कि स्पेक्ट्रम को इनफॉर्मली एक कोलेटरल बना दिया जा रहा था, उसको भी यहाँ पर क्लियर कर रही है कि अब ऐसा नहीं करोगे। फाइनेंशियल एंड लैंडिंग इम्प्लीकेशंस, तो यहाँ पर हमारे पास में अब जो बैंकिंग मॉडल्स हैं उन सब चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। तो जो आईबीसी है हमने देखा केवल जो एसेट्स कंपनी ओन करती है उस पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो कोलेट्रल्स यूज कर रहे थे बैंक वो नहीं कर पाएंगे, तो क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। बैंक को अब लार्ज लोन्स को माइट बी राइट ऑफ करना पड़ेगा, जहां पर जैसे कि एयरसेल है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन है। तो एडिटोरियल यहाँ पर ये बताता है कि पॉसिबल जो राइट ऑफ होगा वो 40,000 करोड़ रुपीस तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एफएम का कॉन्सेप्ट देखें तो ये एनपीए लेवल्स को, कैपिटल एडिक्वेसी को और रिस्क वेट एसेट्स को अफेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि बैंक हिस्टोरिकली क्या कर रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे टेलीकॉम फर्म्स के पास में बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज रेदर देन यहाँ पर रीपोसेसेबल एसेट्स। अब आप देखेंगे कि जो रूलिंग है वो कंफर्म करती है कि जो स्पेक्ट्रम है वो अगर आपने कोलेटरल की तरह यूज किया तो ये एक लीगल फिक्शन था, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा टेलीकॉम इंसॉल्वेंसीज पर, तो बिना स्पेक्ट्रम के यहाँ पर स्पेक्ट्रम जिसको एक ट्रांसफरेबल एसेट माना जा रहा था, रिजॉल्विंग टेलीकॉम बैंक्रप्सीज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। बैंक यहाँ पर हायर राइट ऑफ फेस करेंगे, पर्टिकुलरली हमारे फील्ड ऑपरेटर्स सच एज एयरसेल एंड रिलायंस कम्युनिकेशन। हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्यूचर लैंडिंग अगर टेलीकॉम कंपनीज को की जा रही है तो वो ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं और एक्सपेंसिव हो जाते हैं ड्यू टू रिड्यूस सिक्योरिटी फॉर लैंडर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स टू गवर्नमेंट। जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सक्लूड किया गया इंसॉल्वेंसी रिस्ट्रक्चरिंग से। पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर क्रूशियल है ताकि हम सेक्टर स्टेबिलिटी मेंटेन करें। नीड फॉर स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन ऑडिट, तो सिग्निफिकेंट पोर्शंस जो है एलोकेटेड स्पेक्ट्रम के वो अंडर यूज्ड हैं पार्शियली ड्यू टू हिस्टोरिकली हाई रिजर्व प्राइसेस। आइडल स्पेक्ट्रम ये रिप्रेजेंट करते हैं कमर्शियल इनएफिशिएंसी एंड आल्सो लॉस ऑफ यहाँ पर नेशनल रिसोर्स वैल्यू। सो आप देखेंगे कि हमारे पास में फ्यूचर लैंडिंग कॉस्टलियर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कोई कोलैटरल बैकिंग नहीं है और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। यहाँ पर एक ना लॉस गिवन डिफॉल्ट होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट है कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो इस टाइम पर बैंक को ओवरऑल कितना लॉस होगा वो अपना कैलकुलेट करते हैं। एक पीडी होता है, एलजीडी होता है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट होता है ना, प्रोबेबिलिटी। तो ये खैर आपके उतना नहीं है, बट इसे बेसिक समझ लो कि यहाँ पर लॉस गिवन डिफॉल्ट जो है वो बैंक के लिए हाई हो जाएगा। तो पहले क्या था कि लोन सिक्योर्ड होते थे स्पेक्ट्रम के थ्रू, अब यहाँ पर केवल कैश फ्लो से रहेंगे तो रिस्क प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने हाई रिजर्व प्राइसेस रखे हैं ताकि अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करें, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो एक हैवी डेट ले लेती हैं, बैलेंस शीट अब उनकी वीकेंड हो जाएंगी और कुछ तो यहाँ पर बैंकरप्ट भी हैं।
सो बेसिकली एक क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट देखी गई फिस्कल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और सेक्टोरल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हो कि टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पर सस्टेनेबल ही नहीं रहा हमारा फिस्कल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। तो इट इज लाइक कि अगर टोल्स बहुत ज्यादा हाई फी चार्ज कर लें आपसे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन फिर जो प्रोजेक्ट है वो भी तो फेल हो रहा है। अब ये कहते हैं कि देखो जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेक्ट्रम्स है ना वो अनयूज्ड रह गई, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव है ये ऑप्शंस और फाइनेंशियल ऑपरेटर्स यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस जो है ऑपरेटर्स का वो हमारे पास आ जाता है। तो अगर अंडर यूटिलाइज हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा तो क्या है, कैपिटल डेड हो गया, डेड कैपिटल की डेफिनेशन में आ गया ये। सो ग्रोथ थियरी के अंदर अगर हम बात करें एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करो, हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आओ, तो जो आइडल एयरवेव्स हैं वो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी 5G रोल आउट और इनोवेशन को स्लो डाउन करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। रिविजिटिंग प्राइसिंग फिलॉसफी, तो ऑक्शन स्ट्रेटजीज में फोकस करना होगा कि मैक्सिमाइज करो अपफ्रंट रेवेन्यू को जो कि टेलीकॉम बैलेंस शीट को ऑलरेडी स्ट्रेन कर चुके हैं, जिसकी वजह से बैंक्रप्सीज आती हैं और कंपटीशन कम होता है। तो एक शिफ्ट हमें चाहिए टवर्ड्स लॉन्ग टर्म सेक्टर सस्टेनेबिलिटी, जिसकी हमें अभी करेंटली नीड है। कनेक्टिविटी वर्सेस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो जजमेंट एम्फेसाइज करती है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा एज अ कस्टोडियन रेदर देन रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग ट्रेडर। तो यहाँ पर इसको रेवेन्यू मैक्सिमाइज ट्रेडर नहीं बनना है, रेदर यहाँ पर इसको एक कस्टोडियन की तरह काम करना है। पॉलिसी प्रायोरिटाइज करेगी वाइड स्प्रेड कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री की हेल्थ। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट कस्टोडियन है, ट्रेडर नहीं है। पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना है कि कनेक्टिविटी बढ़े, कंपटीशन बढ़े, कंज्यूमर वेलफेयर हो, ना कि केवल रेवेन्यू। तो अब ये जो एक्सट्रैक्टिव स्टेट था इससे अब हम डेवलपमेंटल स्टेट की तरफ आएंगे। क्लियर हुआ इतना? आगे देखो इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी की बात की है इन्होंने। ये बोलते हैं कि देखो पहले जो एसेट बैक्ड लैंडिंग हो रही थी, अज्यूम्ड स्पेक्ट्रम वैल्यू चल रही थी, अब वो यहाँ पर फ्यूचर मॉडल में कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग होगी। प्रोजेक्ट का फाइनेंस स्टाइल रिस्क असेसमेंट होना चाहिए और बैंक्स यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखेंगे, सब्सक्राइबर चर्न देखेंगे और मार्केट शेयर देखेंगे इंस्टेड ऑफ की एसेट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टर लीगल क्लैरिटी जो है वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करेगी, लेकिन जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है ऑपरेटर्स के लिए वो बढ़ा देगी। कंपटीशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर में अगर स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इंडस्ट्री कंसोलिडेशन की तरफ हमें लेकर जाती है या बैंक्रप्सी की तरफ, तो कंज्यूमर्स के पास में कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, प्राइसेस हाई रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रीअसेस करते हैं रिस्क मॉडल, जबकि यहाँ पर जो लीडिंग लैंडिंग की जा रही है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, वहां पर हम ऑपरेशनल कैश फ्लोज और बिजनेस वायबिलिटी के ऊपर अब ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे फ्यूचर में। गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी फिलॉसफी, स्टेट स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बनाओगे आप इंसॉल्वेंसी के टाइम पर। और ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की गई यहाँ पर, जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमने प्रायोरिटाइज करा और रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल मैनर में होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रम क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज करते हैं ताकि वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज डिलीवर करें। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होती है? लीगल प्रिंसिपल स्टेट करते हैं सर्टेन रिसोर्सेज प्रिजर्व किए गए हैं पब्लिक यूज के लिए, जबकि जो गवर्नमेंट है वो एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगी। यूसेज राइट में लिमिटेड परमिशंस ग्रांट की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ताकि हम एक रिसोर्स को यूज करें बिना उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किए हुए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आप देखेंगे कि इंडिया का एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें कि रिजॉल्व करना है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रीस्ट्रक्चरिंग डेट। एग्जाम लेंस जो रूलिंग है वो हाईलाइट करती है कि इकोनॉमिक वैल्यू और लीगल ओनरशिप में फाइनेंशियल रेगुलेशन के क्या डिफरेंस है। टेलीकॉम पॉलिसी शिफ्ट कर रही है रेवेन्यू फोकस्ड ऑक्शन से टवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी गोल्स। लीगल क्लैरिटी आएगी नेचुरल रिसोर्सेज पर, तो इन्फ्लुएंस करेंगे सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग रिस्क असेसमेंट होगी, जिसमें कि इंक्रीजिंगली फोकस किया जाएगा कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग के ऊपर रेदर देन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें ये बोला गया कि जब कोलेटरल की वैल्यू कम हो रही है तो रिस्क बढ़ेगा और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेस कैसे किया, डेट अगर लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे
और अगर शेयर्स यहाँ पर सेल करे तो डिविडेंड पे करना है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, जिससे कि जो टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी और यहाँ पर नेटवर्क एक्सपेंशन स्लो डाउन हो जाएगा। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत कम टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, तो अगर फाइनेंसिंग हार्डर हो गई तो स्मॉल प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिस्क ये रहेगा कि मार्केट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा और इसको हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थियरी और ओलिगोपोली रिस्क के साथ में ले जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट और पर्टिकुलर जजमेंट, क्या बोलोगे? देखो, पॉजिटिव में आ गया कि पब्लिक ओनरशिप जो है नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्ट कर ली गई है, लीगल एम्बिग्यूटी को खत्म करा किया और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को हमने स्ट्रेंथन किया। लेकिन अब यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है वो हार्डर हो जाते हैं, बैंकिंग रिस्क बढ़ जाता है और टेलीकॉम फाइनेंसिंग कॉस्टलियर हो जाती है। सो पॉलिसी सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट अब शिफ्ट करेगी रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग ऑप्शन से एफिशिएंट रिसोर्स स्टीवर्डशिप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके लिए ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, एथिक्स इन बैंकिंग बियॉन्ड कंप्लायंस एंड टवर्ड्स ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे बैंक्स अब कंप्लायंस से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। सो आरबीआई ने ना अभी एक मैसेज हमें दे दिया है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज ये दिया कि जो हमारे पास कंप्लायंस है इसका मतलब है आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन एथिक्स क्या है? डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन रूल्स डोंट फोर्स यू। तो बैंक्स यहाँ पर पब्लिक मनी के साथ डील करते हैं, तो अगर एथिकल फेलियर हो गया तो सिस्टमिक रिस्क बन जाएगा, ना कि केवल एक मॉरल इशू। सो ये जो एडिटोरियल है ये यहाँ पर आपके गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इकोनॉमी, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, इन सब के साथ डील करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैंक हमारे नॉर्मल बिजनेस से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट जो होते हैं हाउस होल्ड्स के, उनको ये अपने पास रखते हैं, कस्टोडियन ऑफ डिपॉजिट्स बन जाते हैं। क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पर इंटरमीडिएरीज की तरह हेल्प करते हैं और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक बैंक फॉल करा, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री गिर सकती है या यहाँ पर लॉसेस फेस करेगी और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। तो बैंकिंग जो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर चलती है। अगर ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक होगा तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने लगेगी। जैसे हमने पढ़ा था, मिस सेलिंग हो रही थी इंश्योरेंस की एल्डरली कस्टमर्स के पास में, हमारे फर्स्ट एडिटोरियल मीटिंग फैब में, जहां पर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू तो जनरेट करा इन्होंने, लेकिन जो लॉन्ग टर्म यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट आई वो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो गई। सो सबसे पहले बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट की बात करें तो एथिकल कंडक्टिंग बैंक में यहाँ पर फोकस में आई रीसेंट रिमार्क्स दिए गए आरबीआई के थ्रू, जिसमें कि आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर हमारे एम्फेसाइज करते हैं कि एथिक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी और सॉफ्ट इशू। आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रेनफोर्स कर रही है कि यहाँ पर स्ट्रेस करना ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। सेंट्रल मैसेज क्लियर है कि एथिकल बिहेवियर को एम्बेड करना है हर लेवल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन में, ताकि पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करो। अब यहाँ पर एथिक्स वर्सेस कंप्लायंसेस की बात हो रही है। तो कंप्लायंसेस क्या है कि आप लॉज को फॉलो कर रहे हो, अडेयर कर रहे हो, रेगुलेशंस को और इंटरनल पॉलिसीज को। एथिक्स यहाँ पर बियॉन्ड कंप्लायंस जाता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी दिखाता है डिसीजन मेकिंग में। एक बैंक कंप्लाइंट हो सकता है रेगुलेशंस के साथ में, स्टिल एथिकली यहाँ पर अगर ऑक्शंस, ठीक, एक्शंस हमारे अंडरमाइन करते हैं कस्टमर ट्रस्ट या फेयरनेस को, तो ये हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, कोई पेनल्टीज नहीं लग रही, लेकिन एथिकली काम नहीं कर रहे। तो एथिक्स मैटर क्यों करते हैं ज्यादा बैंकिंग में? बैंक्स कस्टोडियन है पब्लिक डिपॉजिट्स के, ट्रस्ट एक फाउंडेशनल एसेट है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में, और एथिकल फेलियर्स ट्रिगर करते हैं सिस्टमिक रिस्क को और रेपुटेशनल डैमेज को। सो व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ बैंकिंग एथिक्स? अब ये 3 डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास में जैसे एक 3 लेयर्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पर इनको एक गवर्नेंस पिरामिड की तरफ समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल एथिक्स। यहाँ पर हमारे पास में इस पूरे पिरामिड में सबसे पहले क्या आएगा? इंडिविजुअल एथिक्स आएगा, जो हमारे फ्रंट लाइन बिहेवियर को दिखाएगा, कैसे स्टाफ अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं,
प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन में कितने ट्रांसपेरेंट रहते हैं और मिस सेलिंग अवॉइड कर रहे हैं या नहीं। कस्टमर प्रोटेक्शन यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ और कस्टमर राइट्स का पार्ट है। फ्रंटलाइन बिहेवियर रेप्यूटेशन रिस्क, लीगल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क से हमें बचाता है। तो अगर एक रिलेशनशिप मैनेजर यूलिप्स को पुश करते हैं ताकि अपने टारगेट्स मीट करें, तो शॉर्ट टर्म में सेल्स तो बढ़ गई, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में कंप्लेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी और बैंक का रेप्यूटेशनल लॉस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, जो कि आपका किससे रिलेटेड होगा, ये होगा आपका पॉलिसी लेवल। यहाँ आप देखेंगे कि बैंक्स जो हैं वो आपकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज के साथ जाते हैं। अगर आप कभी भी बैंक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आरबीआई ने एक डायरेक्शन निकाली और फिर बोला कि इंटरनल पॉलिसीज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड। फिर ये बोलते हैं कि देखो अगर बैंक्स हमारे इंस्टीट्यूशनल उसमें लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज के साथ में काम कर रहे हैं एंड डीरेगुलेट हो चुका है डिसीजन मेकिंग। तो एथिक्स को एम्बेड करना होगा जब आप लैंडिंग कर रहे हो, आप कोई लोन दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, कुछ भी है, एचआर की पॉलिसीज में और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। तो गुड गवर्नेंस यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर को रिड्यूस करता है। तो एथिक्स एक सिक्योरिटी थ्रेड है इनसाइड करेंसी, जो कि इनविजिबल है बट एसेंशियल है। फिर आता है सिस्टम ड्रिवन एथिक्स, टेक्नोलॉजी इरा, जिसमें कि हमारे पास में 95% जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं आज के टाइम में कैसे हैं, हमारे पास में यहाँ पर ये आपके टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डिजिटल पेमेंट्स हम करते हैं, यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट, राइट। तो एथिक्स एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड एल्गोरिथम्स, एआई मॉडल्स, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम्स। तो डिजिटलाइजेशन एफिशिएंसी तो बढ़ा रहा है, लेकिन कंसर्न रेज करता है डेटा प्रिवेसी कंसर्न और एल्गोरिथमिक बायस रिस्क को। अब सिस्टम फेलियर यहाँ पर मॉडल रिस्क कैसे होता है कि मैंने एक रिस्क मेजर करने के लिए मॉडल बनाया, उस मॉडल में डेटा ठीक से नहीं डाला, असम्पशन सही से नहीं किए, टेक्निक सही नहीं थी। कंप्लायंस रिस्क कि यहाँ पर मैंने जो आरबीआई की डायरेक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया। या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क को, हमने अपनी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ठीक से चीजों को नहीं मेंशन किया, कुछ चीजें हिडन रख दी। तो मशीन्स प्रोसेसेस तो ऑटोमेट कर लेंगी, लेकिन जो एथिकल जजमेंट है वो तो केवल गवर्नेंस से आएगा। तो एक बार तीनों को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का बिहेवियर, पर्टिकुलरली फ्रंट लाइन स्टाफ इंटरेक्ट कर रहे कस्टमर्स के साथ में। एथिकल बैंकिंग में कर्टसी, एम्पैथी, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट रिकमेंडेशन आती है और ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर क्रूशियल हो जाते हैं ताकि हम हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स एक डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट जहां पर बैंक्स ऑपरेट करते हैं अंडर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज। तो यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन को लैंडिंग प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में इंटीग्रेट करना होगा। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेकर आए विद कस्टमर वेलफेयर। फिर आता है सिस्टम्स ड्रिवन एथिक्स। तो हमारे मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस डिजिटाइज्ड है, एथिकल कंडक्ट यहाँ पर एम्बेड किया गया टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स में और ऑटोमेटेड प्रोसेसेस जो हैं वो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई रोल क्या है लीडरशिप और गवर्नेंस में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक की इशू है, एग्रेसिव टारगेट और इंसेंटिव्स, मीनिंग एथिकल इरोजन हो रहा है। एग्जाम्पल, फॉरेन ट्रिप्स पर जाया जाता है हाई सेल्स के लिए और प्रेशर बेस्ड टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आती है। प्रिंसिपल कौन है? बैंक। एजेंट कौन है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, द बैंक, व्हाट इट वांट्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, एंड व्हाट द एजेंट वांट्स, द एम्प्लॉय, he wants or she wants some short term incentives। तो अगर मिसअलाइंड इंसेंटिव्स होते हैं, मिस सेलिंग, रिस्की लैंडिंग, डेटा मैनिपुलेशन होता है। तो जैसे सेल ड्राइव्स होती हैं, तो एम्प्लॉइज यहाँ पर प्रोडक्ट रिस्क को हाइड कर देते हैं ताकि अपने टारगेट्स को अचीव करें। और आरबीआई चाहती है कि लीडरशिप जो है वो बैलेंस करे परफॉर्मेंस को एथिक्स के साथ में। तो एथिक्स वैल्यू बेस्ड होता है, इंटरनलाइज्ड होता है, हायर स्टैंडर्ड्स का होता है, और कंप्लायंस रूल बेस्ड होता है, वेरीफाइएबल होता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जांपल में अगर कंप्लायंस की बात हो रही है तो हम मैंडेटरी डिस्क्लोजर फॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। एथिक्स में कस्टमर एक्चुअली यहाँ पर रिस्क को अंडरस्टैंड करता है।
तो ये जो डिफरेंस है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सीनियर मैनेजमेंट और एचआर जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं कि कैसे एथिकल कल्चर को मेंटेन रखें। एचआर का काम है अच्छा मेंटेन करना यहाँ पर कल्चर। परफॉर्मेंस टारगेट्स नेसेसरी हैं, अननेसेसरी नहीं है, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर या एग्रेसिव इंसेंटिव स्ट्रक्चर अगर आते हैं तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। सेल्स लिंक्ड रिवॉर्ड्स अगर आप करते हो, जैसे कोई फॉरेन ट्रिप्स दे रहे हो या एग्रेसिव बोनसेस यहाँ पर हैं, तो अनइंटेंशनली अनएथिकल बिहेवियर की तरफ एम्प्लॉइज चले जाते हैं। अगर आप बैलेंस इंसेंटिव दोगे तो यहाँ पर अलाइन होगा एम्प्लॉइज का एक्शन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज के साथ में। अब ये बात करते हैं एथिक्स इन द डिजिटल एंड एआई इरा। तो अब यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग होती है और एआई। तो जब हम एआई ड्रिवन लैंडिंग करते हैं, लैंडिंग मतलब लोन वगैरह देना, ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो एल्गोरिथम है उसने क्या किया, मान लो जैसे अर्बन और रूरल के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, राइट। तो बायस्ड क्रेडिट स्कोरिंग हो गई, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ऑटोमेटेड रिजेक्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हमारे कस्टमर को। तो टेक्नोलॉजी जो है वो फेयरनेस, इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एआई इंट्रोड्यूस करता है मॉडल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, साइबर रिस्क। तो एआई यहाँ पर रूरल एप्लीकेंट्स को केवल इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि भाई लिमिटेड डेटा नहीं है। इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल था हमारा वो हार्म होगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग एंड इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेशन। तो इम्पोर्टेंस कि मॉनिटर करें और ऑडिटिंग करें ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि एथिकल रिपोर्टिंग हो, ना कि केवल टेक्निकल एक्यूरेसी पर हम फोकस करें। अब डिजिटल लैंडिंग और एआई में ये बोलते हैं कि जब आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो और क्रेडिट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, एथिकल कंसिडरेशन सेंट्रल होनी चाहिए। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मैं बायस्ड हूँ किसी को लेकर, तो वो नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए मेरे लिए। मेंटेन करेंगे ट्रांसपेरेंसी क्रेडिट इवैल्यूएशन में, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे डिस्पाइट रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन। एफिशिएंसी ऑटोमेटेड होनी चाहिए, लेकिन जो एथिकल जजमेंट है वो एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एफिशिएंसीज के बाद में ये बोलते हैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव के बारे में। तो आरबीआई फोकस करेगा एथिकल बैंकिंग के ऊपर, रिफ्लेक्ट करेंगे ब्रॉडर शिफ्ट टवर्ड्स कंडक्ट रेगुलेशन। रेगुलेटर्स एग्जामिन करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, रेदर देन कि केवल मॉनिटर करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैट्रिक्स को। तो एथिकल गवर्नेंस यहाँ पर इंक्रीजिंगली एक पिलर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की तरह देखी जाती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्लीकेशन। तो ट्रस्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो एथिकल कंडक्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में। देखो थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। तो आरबीआई ये कहता है कि भाई एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गाइडलाइंस को थोड़ा टाइटन किया जाए। तो ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को कम करने की कोशिश करती हैं। वो जो हिडन चार्जेस बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लगाते हैं उनको भी यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रही हैं, और एग्रेसिव क्रॉस सेलिंग को भी रिड्यूस करना चाहती हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, मार्केट इंटीग्रिटी रहेगी। सो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन लिटिगेशन रिस्क को और कंप्लायंस पेनल्टीज को भी कम कर देती है। तो एथिकल बैंकिंग डिजिटल एज में अगर हम देखें तो रेप्यूटेशन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। एथिक्स यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिसको हम प्यार से ट्रस्ट बुलाते हैं। ईएसजी गवर्नेंस एथिकल प्रैक्टिसेस को अलाइन करते हैं गवर्नेंस पिलर के साथ में ईएसजी फ्रेमवर्क के। और अनएथिकल बिहेवियर जो है वो रन ऑन इंस्टीट्यूशंस को ट्रिगर करता है, सिस्टमिक क्राइसिस लेकर आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मिससेलिंग। तो एथिक्स जो बैंकिंग में है वो यहाँ पर एक पेरिफेरल वैल्यू नहीं है, ये कोर पिलर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। इंडिविजुअल एथिक्स यहाँ पर कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, और सिस्टम ड्रिवन एथिक्स मेजर करते हैं फेयरनेस डिजिटल इकोसिस्टम में। कंप्लायंस लीगलिटी को इंश्योर करते हैं, और एथिक्स जो है वो क्रेडिबिलिटी को लेकर आता है। समझ गए। तो यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो रेप्यूटेशन और लीगल रिस्क लेकर आएंगी, सिस्टमिक स्टेबिलिटी हटेगी,
एथिक ड्रिवन कल्चर जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लेकर आएगा, अलाइन करेंगे एम्प्लॉय बिहेवियर को इंस्टीट्यूशनल गोल्स के साथ में। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कंडक्ट रिस्क, रिस्क इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर से हो रहा है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि कस्टमर्स को हार्म करते हैं या मार्केट इंटीग्रिटी को। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स में ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और पॉलिसीज गाइड करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग। सिस्टम ड्रिवन एथिक्स में एम्बेड करेंगे एथिकल सेफगार्ड्स को डिजिटल और ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम के साथ। कंप्लायंस में अडेयर करेंगे टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनल पॉलिसीज। सो मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशन इंक्रीजिंगली फोकस करता है एथिक्स पर एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। डिजिटलाइजेशन या एआई अडॉप्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस चाहता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस फ्रेमवर्क ताकि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एक मेजर डिटर्मिनेंट हो गए हैं कंडक्ट रिस्क के। एथिकल कल्चर अब सेंट्रल हो गया सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस के लिए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेडिशनल प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को। समझे गाइस, हम लोगों का यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम, इसके अलावा हम आपको आरबीआई के कोर्सेज देते हैं। सभी स्टैटिक क्लासेस जो हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड इसके अलावा हमारे मेंटरशिप कोर्सेज भी लाइव है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम में ऑल्टरनेट डे पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर यहाँ पर आप लिख कर देते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं, फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं कैसे इंप्रूव करना है और मॉडल आंसर्स देते हैं। तो ये जो बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 फरवरी से ऑलरेडी हो चुका है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देते, लेकिन ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये आपकी जब तक मेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलती है। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी स्किल्स को शार्पन करना, आप इस प्रोग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, अच्छे से डिटेल्स को पढ़ना और तभी कोर्स परचेज करना। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जहां पर है व्हेन एआई राइट्स कोड राइज ऑफ डीप जनरलिस्ट इन द एआई इकोनॉमी। काफी इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टीसीएस का एग्जांपल दिया जिसमें कि एक डीपर शिफ्ट देखी गई। पहले ह्यूमंस जो थे वो कॉम्पीट कर रहे थे आपस में चीपर लेबर की वजह से, अब ह्यूमंस कॉम्पीट करते हैं इंटेलिजेंट ऑटोमेशन से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली जो ऑटोमेशन था उसने रिपीटेटिव फैक्ट्री जॉब्स को रिप्लेस करा, राइट। अब एआई कॉग्निटिव रूटीन वर्क जैसे कोडिंग, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, इनको यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। तो पहले नैरो स्पेशलिस्ट चाहिए होते थे जो कि यहाँ पर रूटीन प्रोग्राम्स परफॉर्म कर सकें और टास्क एग्जीक्यूट कर सकें। अब हमें न्यू डिमांड में क्रॉस डोमेन थिंकर्स चाहिए जो एक डोमेन से आगे बियॉन्ड सोच सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स की यहाँ पर थॉट्स रख सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज रखते हैं और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटर्स बने, जजमेंट एंड सिंथेसिस यहाँ पर वो कर पाए। तो पहले अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको बेसिक एपीआई कोड लिखना है, अब एआई इसको इंस्टेंटली आपको जनरेट कर दे देगा, आपको ह्यूमन नहीं चाहिए। ह्यूमन तो डिजाइन करेगा सिस्टम्स का आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजी को। सो यहाँ पर ये जो डीप जनरलिस्ट बोला गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक टी शेप्ड प्रोफेशनल जिसकी वर्टिकल डेप्थ एक्सपर्टीज में जाएगी किसी एक फील्ड के और हॉरिजॉन्टल ब्रेथ जाएगी नॉलेज अक्रॉस डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉलेज अक्रॉस डोमेन्स और डीप डेप्थ किसी एक पर्टिकुलर में। तो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई बाय मेजर आईटी फर्म सच एज टीसीएस, जिसमें इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रोल्स को यहाँ पर रीशेप कर रहे हैं। एआई सिस्टम्स अब जनरेट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कोड को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पर। तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा गया नेचर जो स्किल वर्ड की रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जहां प्रोग्रामर्स कॉम्पीट नहीं कर रहे प्राइमरली विद लो कॉस्ट लेबर, लेकिन इंटेलिजेंट मशीन्स यहाँ पर जो कि कैपेबल है परफॉर्मिंग रूटीन टेक्निकल टास्क। सो आप देखेंगे एआई एंड ऑटोमेशन ऑफ नॉलेज वर्क। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्सपेंड कर रहे हैं बियॉन्ड कोडिंग ताकि यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग करें, डेटा एनालिसिस करें, सॉल्यूशन डिजाइन करें, क्रॉस डोमेन नॉलेज रख सकें और इसको सिंथेसाइज करें। सो टास्क जो पहले हाईली स्पेशलाइज्ड माने जाते थे अब तो वो पार्शियली ऑटोमेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यहाँ पर अब किस तरह से वैल्यू की जाएगी वो भी परसेप्शन बदल रहा है। सो कॉन्सेप्ट क्या है डीप जनरलिस्ट का?
ये एडिटोरियल यहाँ पर आइडिया बताता है डीप जनरलिस्ट का, एक प्रोफेशनल जिसमें की स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज दिखाई गई कोर डिसिप्लिन में, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है अक्रॉस एडजेसेंट फील्ड्स सच एज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रेगुलेशन एंड स्ट्रेटेजी। तो इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं एज अ टी शेप्ड स्किल प्रोफाइल, जिसमें की डेप्थ आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए, और एम्फसाइज करते हैं इंटीग्रेशन रेदर देन सुपरफिशियल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये बात कर रहे हैं ह्यूमन लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग की, तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें अब क्या चाहिए, एक बैंकर जो कि टेक्नोलॉजी, रिस्क रेगुलेशन, बिहेवियरल फाइनेंस को समझे, तभी वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा देन यहाँ पर एक प्योर कोडर। अब एआई वर्सेस ह्यूमंस को अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एआई स्पीड लाता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाता है, लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन कर पाता है और कॉस्ट एफिशिएंसी लेकर आता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्ट्रेंथ्स की तो कंटेक्सचुअल जजमेंट है, एथिकल रीजनिंग, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन, एम्पैथी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो लेबर के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। कंटेक्सचुअल जजमेंट कर सकते हैं हम, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, एथिकल रीजनिंग, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन और एम्पैथी रखते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एआई जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट तो कम कर देता है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो डिसीजन मेकिंग रोल्स की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एआई डेवलप कर रहे लार्ज डेटा सेट्स को, एल्गोरिथमिक ट्रेनिंग को, जिसमें कि ह्यूमन एक्सपर्टीज जो है वो एक्सपीरियंस से ग्रो करती है, क्यूरियोसिटी से ग्रो करती है, कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग से ग्रो करती है। तो ह्यूमन एडवांटेज क्या है एक एआई ड्रिवन वर्कप्लेस में, कंटेक्सचुअल सिंथेसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो यहाँ पर ये एडिटोरियल कहता है कि फ्यूचर एडवांटेज जो हमारे पास रहेगी एज अ ह्यूमन वो जजमेंट रहेगी, जजमेंट रिस्क असेस करने के लिए, कैपिटल अलोकेट करने के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए और गवर्नेंस डिसीजंस के लिए। तो एआई अगर लोन अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूवल देता है बेस्ड ऑन डेटा तो ये रिकमेंड तो कर लेगा, लेकिन ह्यूमन मस्ट आस्क क्या ये मॉरल बायसनेस तो नहीं है, क्या ये रेगुलेटरी नॉर्म्स को अलाइन करता है, क्या यहाँ पर कोई रेपुटेशनल रिस्क तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एफिशिएंसी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो इस आर्टिकल में ये बोलते हैं कि एआई एक्सेल करता है स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड टास्क की तरफ, लेकिन ह्यूमन जो है वो स्ट्रॉन्गर है कि वो इनसाइट्स कनेक्ट करें अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस, इंटरप्रेट करें सोशल और बिहेवियरल डायनामिक्स को, टेक्निकल आउटपुट्स को अलाइन करें स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ में। तो डीप जनरलिस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं कि वो टेक्निकल कैपेबिलिटी को कोहेरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी में ट्रांसलेट कर पाए। और रोल क्या है जजमेंट का, तो ऑटोमेशन एक्सपेंड हो रही है, लेकिन ह्यूमन वैल्यू इंक्रीजिंगली डिसाइड करती है कि क्या एक टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी है, किसको इनोवेशन से बेनिफिट होगा और क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर अराइज हो सकते हैं। तो जजमेंट अब टेक्निकल फिजिबिलिटी से एथिकल और सोसाइटल कंसिडरेशन की तरफ जाएगी। फिर ये बात करते हैं एम्पैथी और रैशनल इंटेलिजेंस की। तो देखो ये थोड़ा सब्टल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एम्पैथी है वो नेगोशिएशंस में, टीम लीडरशिप में, कस्टमर रिलेशनशिप्स में हेल्प करती है। अब यहाँ पर ट्रस्ट एक इकोनॉमिक एसेट की तरह बन गया। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हैं तो इस ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हैं। हमें इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, तो एआई चैटबॉट ये तो बता देगा कि ठीक है हमारे पास जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट लॉयल्टी को भी आपका स्टैब्लिश करती है। सो एल्गोरिथम एनालाइज कर रहे हैं सेंटिमेंट, लेकिन ट्रूली एक्सपीरियंस यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस को नहीं कर पाते। स्किल्स जैसे नेगोशिएशन अवेयरनेस, टीम मोटिवेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये यूनिकली ह्यूमन स्ट्रेंथ्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन को। सो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, क्रॉस फंक्शनल वर्क स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे एंटरप्राइजेस एनकरेज कर रहे हैं रोटेशनल रोल्स, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप देखेंगे कंपनीज रीडिजाइन कर सकती हैं स्ट्रक्चर्स को क्रॉस फंक्शनल टीम्स में, रोटेशनल रोल्स में, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में। तो जो सिलोज हैं वो ऑपरेशनल रिस्क बढ़ा देते हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट्स लेकर आते हैं। तो डीप जनरलिस्ट इस रिस्क को कैसे रिड्यूस करते हैं,
कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस गोल्स को आपस में कनेक्ट कर कर। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये फंक्शनल स्लोस को रिड्यूस कर देंगे और ब्रॉडर लर्निंग्स को इम्प्रूव करेंगे। शिफ्ट इन परफॉर्मेंस कल्चर, तो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स जो थे वो नैरो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस को रिवॉर्ड करते थे। एआई ड्रिवन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेटिव थिंकिंग लानी है और अडेप्टेबिलिटी अलोंग साइड टेक्निकल पाथ। जो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, कम्युनिकेशन है, इन सब को कंबाइन करना है, एक नई ग्रोथ थियरी बनानी है जिसमें इनोवेशन, नॉलेज इंटीग्रेशन के साथ आएगी। तो अगर फ्यूचर आरबीआई ऑफिसर्स आप बनोगे तो डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये सब भी अब आपको आनी चाहिए। समझे? तो यहाँ पर एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट में इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, फ्यूचर प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी को कंबाइन करेंगे, इकोनॉमिक और पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एथिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज आपकी होनी चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम्स यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हैं टवर्ड्स इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल्स, जहाँ पर टेक्निकल और सोशल साइंसेस का एक रोल रहेगा। एआई और एम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम देखें शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी रूटीन कोडिंग में, मार्जिन प्रेशर बनेगा आईटी सर्विस फर्म्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो डिमांड है एआई गवर्नेंस रोल्स की, सिस्टम इंटीग्रेशन जॉब की, रिस्क कंप्लायंस स्पेशलिस्ट की, ये भी बढ़ेगी। तो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है इस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, जहां पर ओल्ड रोल्स वैनिश जब करते हैं तो न्यू हायर वैल्यू रोल्स हमारे पास एमर्ज करते हैं। तो रूटीन कोडिंग और ऑपरेशनल टास्क जो हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज एमर्ज कर रही है, जैसे एआई इंटीग्रेशन, गवर्नेंस, सिस्टम डिजाइन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एथिकल टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। इकोनॉमिक और इंडस्ट्री इम्प्लीकेशंस, तो आउटसोर्सिंग मॉडल जो है वो रिपीटेटिव कोडिंग टास्क के ऊपर शिफ्ट करते हैं, जहां पर हाई वैल्यू कंसल्टिंग, इंटीग्रेशन, इनोवेशन रोल संभलाएंगे। प्रोडक्टिविटी वर्सेस वर्कफोर्स ट्रांजिशन में एआई ड्रिवन एफिशिएंसी जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, साथ में यहाँ पर रीस्किलिंग एंड वर्कफोर्स अडेप्टेशन करते हैं हम। इनोवेशन सिस्टम इकोसिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एनकरेज करेंगे डीप जनरलिस्ट थिंकिंग, अडेप्ट करेंगे फास्टर टू टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं। डीप जनरलिस्ट, ए प्रोफेशनल जिनके पास डीप एक्सपर्टीज है एक डोमेन में, ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग है अक्रॉस रिलेटेड फील्ड्स। टी शेप्ड स्किल्स में एक स्किल फ्रेमवर्क जहां पर वर्टिकल डेप्थ को कंबाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेथ के साथ में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनको एलएलएम बोला जाता है, जैसे अभी सर्वोत्तम का आपका चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एआई सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, कोड और एनालिसिस। रिलेशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड करेंगे इमोशंस, बिल्ड करेंगे ट्रस्ट, नेविगेट करेंगे सोशल डायनामिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो एआई यहाँ पर लेबर मार्केट्स को रूटीन एग्जीक्यूशन से जजमेंट बेस्ड रोल्स पर ला रही है। वर्कफोर्स पॉलिसी डिस्कशन जो है वो फोकस कर रहे हैं रीस्किलिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में। इवोल्यूशन यहाँ पर स्पेशलिस्ट से डीप जनरलिस्ट लीडर्स की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक ब्रॉडर चेंज आता है नॉलेज इकोनॉमीज में। एथिकल रीजनिंग और गवर्नेंस स्किल्स जो हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज में। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एआई कोड्स लिख रहा है वो बैंकिंग को अफेक्ट करता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से, ऑटोमेटेड क्रेडिट अंडरराइटिंग से और फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल से। लेकिन मॉडल रिस्क, एथिकल रिस्क, साइबर रिस्क बढ़ रहे हैं। तो पहले जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज से आ रही थी, अब यहाँ पर डोमेन्स को कनेक्ट करो, एआई आउटपुट को इंटरप्रेट करो और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करो। तो टास्क इकोनॉमी से जजमेंट इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं हम, ब्रेन की तरफ, राइट। तो एआई आपका स्किल्ड वर्क को एलिमिनेट नहीं कर रहा, रीडिफाइन कर रहा है। रूटीन कॉग्निटिव टास्क जो है ऑटोमेटेड है, कंपैरेटिव एडवांटेज ह्यूमन लेबर की जजमेंट की तरफ, एथिकल रीजनिंग की तरफ, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग की तरफ और रैशनल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। डीप जर्नलिस्ट का जो राइज हो रहा है वो इवॉल्विंग नेचर दिखाता है ह्यूमन कैपिटल का डिजिटल इकोनॉमी में, जहां प्रोडक्टिविटी एआई के साथ में जो है क्या हमें प्रोडक्टिविटी गेन्स हो रहे हैं जिनको बैलेंस करना है गवर्नेंस, एम्पैथी
और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ में। एंड इसी के साथ में आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर यहाँ पर ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो कमेंट कर बता सकते हो। आपके अपने कुछ व्यू पॉइंट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप आज शाम में, ठीक है, अपने लिए एक क्वेश्चन उठाना और इस पर आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।